उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रोजेक्शन के हवाले से। हाँ, तो इसी मकसद से तो हम लोग जमा हुए हैं, हमारा जमा होने का मकसद ही यही है। एग्जाम्पल 4.2.9, कह रहे हैं यस फाइंड द वर्क डन। क्या मालूम करें? वर्क डन कैलकुलेट करें। इसको बिठा दो, लिख लिया था नहीं सभी? फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव किया जा रहा है, ज़ाहिर फोर्स के नतीजे में मूव किया जा रहा है, तभी तो वर्क निकालना है। तो क्या कैलकुलेट करें? वर्क डन कैलकुलेट करें। जबकि एक ऑब्जेक्ट को एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो वर्क कैसे निकलेगा? डेटा बनाइए इसका, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। क्या पेज नंबर, सर आप सवाल जो उतार देना थोड़ा कंफ्यूज रहता है। मतलब आप अपने सामने पे, जी पेज नंबर 41 है, आप किताब रखिए, मुझे भी तो चाहिए ना बुक भाई। पेज नंबर 41 पर है। फाइंड द, मैं पढ़ तो रहा हूँ आपके सामने। फाइंड द वर्क डन अलोंग स्ट्रेट लाइन। बॉडी को हटा रहे हैं इस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देखिए यहाँ पर इस तरह से सिचुएशन, ये एक पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 3,2,-1। यहाँ से बॉडी को डिस्प्लेस करके एक दूसरी पॉइंट पर ले गए और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,-1, 2,-1,4। तो बॉडी को इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस किया इन अ फोर्स फील्ड इज़ गिवन बाय दिस फोर्स। इस फोर्स के नतीजे में फोर्स दे दी क्या 4i-3j 4i-3j प्लस 2k। एंड आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल भी बताइए बिटवीन फोर्स, डायरेक्ट ही लिख लेना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या होगा ये भी बताइए। ये आपके सामने एक सिचुएशन है, वर्क बताना है और साथ में क्या बताना है? एंगल बताना है। इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से समझ लें। असल में जिन्होंने शुरू में एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स की क्लासेस ले रखी हैं तो उनके लिए तो ज़ाहिर प्रैक्टिस की होगी उन्होंने, तो आसान होगा। फिर हमने दोबारा रिपीट भी किया था जब ये आई थी दुआ। तो देखिए पॉइंट ए और दिस इज़ पॉइंट बी। एक फोर्स के नतीजे में बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्प्लेस किया गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया गया तो एक वेक्टर बन गया, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बोलेंगे। और आपने फोर्स अप्लाई की है। क्या अप्लाई किया है? फोर्स। इसकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो गाड़ी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में डिस्प्लेस होती है। याद करें आप, बच्चों की खिलौना गाड़ियाँ देखी ना अपने इस तरह से, नहीं? इस तरह से इसके आगे वो लगा हुआ होता है ना, क्या कहते हैं उसको, हुक लगा होता है। फिर यहाँ जो है ना वो धागा बांध के, अब तो ज़माना चला गया वो, हम लोग इसी तरह करते हैं। यहाँ ऐसा धागा बांध के ना ऊपर फोर्स लगाते थे और गाड़ी में पहले ये चेक करते थे हुक बना हुआ है या नहीं, टूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर ये टूटा होगा तो फिर रस्सी किससे बांधेंगे, ये एक इशू होता था। तो ये हुक होना ज़रूरी है, रस्सी बांधी। जब ऊपर फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी किस पे चलेगी? वो तो फर्श पे या रोड पे ही चलेगी ना, नहीं समझे बात में? गाड़ी इस तरह मूव करेगी। अब देखिए फोर्स उस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? डिस्प्लेसमेंट तो समझते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह हटना। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स ऊपर की तरफ है। तो इसी तरह से फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई गई जिसने बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट डी की डायरेक्शन में। तो बताइए कि कितना काम हुआ, वर्क कितना हुआ, वर्क बताना है।
अच्छा, वर्क का फार्मूला आप जानते हैं, वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सोल्यूशन में हमने क्या करना है, लिखें पहले क्या चाहिए, फॉर वर्क क्या मालूम करना है, वर्क। तो लिखें एज वी नो डेट, एज वी नो डेट हम जानते हैं कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है। अब देखिए, क्या आपको फोर्स मालूम है, कहाँ पर है, फोर्स पता है, मैं ये रही। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, यस। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पता है, डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है। अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स, वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स वाला रिलेशन याद करें। बहुत आसान है, क्या करेंगे, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हासिल हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट में, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस कर दें तो डिस्प्लेसमेंट हासिल हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके रोक दीजिए, ओके। अब लिखें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, उसको ऐसे निकालना होगा। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या है, देखो 2, -1, -4, माइनस इनिशियल पॉइंट है ए, डेट इज़ 3, 2, -1, यही है ना भाई। फाइनल पॉइंट बी में से इनिशियल पॉइंट ए को माइनस कर दी जी, सही। अब माइनस कैसे करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, वाई में से वाई और जेड में से जेड। ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है ना, याद करें 2, और ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, वाई में से वाई को माइनस करें, जेड में से, इसको याद है हमने क्या बोला था, x1, इसे क्या कहा था, y1 z1, ये दिया हुआ है ना पॉइंट भी, ये काम भी करना है हमें, ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में, हाँ करना है ना, तभी तो डायग्राम बनाई है। असल में जो चीज़ हम डेटा में मेंशन नहीं करते उसको हमने डायग्राम में मेंशन कर दिया। फिर ये क्या होगा, x2 y2 और z2, तो माइनस कीजिए, बल्कि उसमें वो करते ये थे कि इसको हम x1 y1 z1 बोलते थे, उसे x2 y2 z2 बोलते थे, इतना बोलते थे, याद मुझे याद आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे बताइए, 2 में से माइनस कर देंगे किसको, बोलिए 3 को, कॉमा, फिर -1 है, इसमें से माइनस करेंगे किसे, 2 को, फिर कॉमा, फिर 4 में से माइनस करेंगे किसे, -1 को। तो देखा आपने, एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस हो गए, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो गए, और यहाँ जेड कोऑर्डिनेट्स माइनस हो गए। 2 में से 3 माइनस करो, क्या आता है, बोलिए -1। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -1 आता है ना, उसके बाद -1 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ देखो क्या होगा, माइनस माइनस +1 होगा, वहाँ 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। इज दैट क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट की सूरत में आ गया, ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में आ गया, -1 -3 5 होगा। तो इसमें ये x, दिस इज़ y, दिस इज़ z। अब याद करें फिर से कि जब कोई पॉइंट गिवन होता है x y z, तो उसके वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, याद है कैसे लिखते थे, x लिख के i कैप लगाते थे, y लिख कर j कैप लगाते थे, और z लिख कर k कैप लगाते थे। तो सेम वही स्टोरी यहाँ पर होगी, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है और ये z है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 लिख के i कैप लगा देंगे, उसके बाद फिर -3 लिख के j कैप लगा देंगे, फिर +5 लिख कर k कैप लगा देंगे। यानी आपने वो तीनों -1 -3 5 लिख देने, लेकिन i j और k के साथ में लगा देना। इस तरह डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर की शक्ल में आ जाएगा। क्यों किया ये काम, क्योंकि अब इसको f और d ये इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
पुटिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कहाँ पर है? ये यस, ये रहा। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट, एक दफ़ा लिख लें क्या? वर्क का फार्मूला क्या होता है बोलिए? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू, यस, फोर्स की जगह क्या आएगा देखिए? हाँ देखते रहना बेटा, वो पिछली वीडियो ब्लड हो गई वो। एफ की जगह क्या आएगा देखिए? हाँ 4i कैप माइनस 3j कैप डॉट, फिर डी डिस्प्लेसमेंट की जगह ऊपर निकाला -1 i कैप माइनस, और फिर प्लस 5k कैप। अभी अभी आपने काम किया है इस पर कि जब दो वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या कायदा है? आई और आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, आई के ख़त्म। जे और जे के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, जे के ख़त्म। के और के मल्टीप्लाई होंगे, के ख़त्म। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्क इज इक्वल टू, आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे बोलिए? 4, और यहाँ -1, तो 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर यहाँ फार्मूले का प्लस आएगा। उसके बाद जे केप का कोएफिशिएंट -3, और यहाँ भी जे केप का कोएफिशिएंट -3 है, तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3। उसके बाद देखिए आखिर में कौन है? के केप के कोएफिशिएंट्स हैं, तो के केप का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे 5, तो 2 मल्टीप्लाई होगा जी। जब दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, दो वेक्टर्स को, तो उसका कायदा ये है कि आई और आई के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बीच में प्लस डालते हैं ताकि बाद में जे और जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस डालते हैं ताकि के और के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें। इसके लिए कोई अलग से फार्मूले का नाम नहीं है, ये हम बताते हैं इस तरह से कि यहाँ प्लस डाल के फिर जे और जे, यानी समझ लो कि ये वो है जंक्शन है, ये प्लस जंक्शन है जो दोनों को जोड़ रहा है, आई के बाद जे के बाद के, यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में। ओके, अब इसको आखिर में सिंप्लीफाई कर लें। लास्ट प्लस माइनस, -4 1 4, फिर माइनस माइनस प्लस 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 3 3 9, फिर +2 5 10। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 19 हो गया, 19 में से 4 गया, क्या आया वर्क बोलिए? 19 में से 4 निकालते हैं तो 16 आता है, 15 आएगा। 15 इज़ द करेक्ट आंसर, यही जवाब। यूनिट क्या होगा इसका बोलिए? जूल्स। एसआई सिस्टम में जूल्स में नापते हैं काम को या वर्क को, तो यूनिट इज़ जूल्स। वो फोर्स का यूनिट है, किसका? फोर्स का। तो आपने देखा किस तरह से काम किया जाएगा। इन क्वेश्चंस को घर पे आके 10-10 दफ़ा प्रैक्टिस करें, 10-10 दफ़ा, ताकि फिर वो जो है आमद हो जाए कि होता क्या है। एंगल भी बताना है इसमें, क्या बताना है? एंगल, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है ये बताना। क्या हो गया भाई? एंगल तो चाहिए। एंगल थीटा, एंगल थीटा मालूम करने के लिए हम स्केलर प्रोडक्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला बताइए अरीबा, क्या था? बिलाल, ए डॉट बी का फार्मूला क्या था? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे वो ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ व्हाट? स्केलर। देखिए मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि वाहिद चैप्टर है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। बात उनमें इतनी नहीं है, इसमें चूँकि आई जे के यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं, फार्मूले आ जाते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस में वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इनका इस्तेमाल आ जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल आया हुआ है, तो वो हमने लिखे। इसी तरह बार बार लिख लिख के, याद पढ़ पढ़ कर, जब तक मुझे याद नहीं होती थी कोई चीज़, मुझे नींद नहीं आती थी रात में।
ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। जब तक मुझे कोई चीज़ यानी टीचर ने पढ़ाया या होमवर्क दे दिया, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, होमवर्क दे दिया और वो होमवर्क मुझसे नहीं हो रहा तो मुझे उलझन रहती थी रात में। वैसे तो हो जाता था अक्सर, कभी कभार ऐसा होता था कि होमवर्क नहीं समझ में आ पाता था, तो उस वक्त रात में उलझन होती थी कि ये कैसे होगा। यानी आप ये देखें, कभी इस तरह भी करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें आना शुरू होती हैं। तो आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो डेफिनेशन क्या थी ए डॉट बी। अब देखें ना, आपके पास मौका था बीच में, इसको आप भरपूर तरीके से याद कर सकते थे, केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से आप थीटा को पहले अलग करेंगे, साइड चेंज करेंगे। क्या? ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ए डॉट बी। ओके, उसके बाद ये जो ए और बी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड्स हैं, इनको उधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ए डॉट बी, और अपॉन में क्या आएगा? ए बी। ये एक शक्ल बन गई फार्मूले की 1। अच्छा, इसको नाम 2 का नाम देते हैं। ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको 3 चीज़ें मालूम करनी है जी। 2.9 एग्जाम्पल है, ये वही चल रही है ना। ए डॉट बी, पहले आप ए डॉट बी निकालेंगे, उसके बाद वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर वेक्टर, मुश्किल नहीं है, आसान है, वेक्टर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप, तो वेक्टर ए भी निकाल चुके हैं और वेक्टर बी भी आपको पता है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर दिलचस्प बात यह कि जो पहला वेक्टर है वो फोर्स का है। किसका? फोर्स का। और दूसरा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि हमें तो वर्क के अंदर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसके दरमियान एंगल मालूम करना है। तो याद रहे कि हमारा जो पहला वेक्टर है कौन सा है? फोर्स का, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्कि मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए था यहाँ, इस तरह से। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए की जगह फोर्स डॉट वेक्टर बी की जगह डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में क्या आएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब एफ डॉट डी अपॉन, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। वो 1 उसको कह दिया था ना, वही क्वेश्चन था असल में, इसलिए इसको 2 कह दिया। क्या करेंगे बताइए? फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल चुके, निकला हुआ है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तीसरे स्टेप में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो आपको आता है अंडरवुड वाली फार्मूले से होगा। और फिर इन तीनों को यहाँ पुट करके कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा यहीं छोड़ के कॉस को दूसरी आप शिफ्ट कर देंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। ये आपने कल मुझे लाजमी चेक कराना है, और इसके टेस्ट में इसके मार्क्स शामिल कर रहे हैं।